चलो भाई जल्दी करो, सूरज की बारात निकालने का वक्त हो गया है। रात का दूसरा पहर खत्म और तीसरा पहर शुरू होने वाला है, जो कि शैतानी शक्तियों का समय होता है। उससे पहले हमें उसे घोड़ी पर बैठाकर हवेली ले जाना होगा। सूरज की बारात में इकट्ठे लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी एक और आदमी बीच में बोल पड़ा। पता नहीं आखिर कब तक ये शादी ब्याह और जबरदस्ती की सुहागरात होती रहेगी। कुछ दिन और फिर एक भी मर्द नहीं बचेगा उसकी खुराक से। पता नहीं कब तक सब उस चुड़ैल का शिकार बनते रहेंगे। ये सुनते ही सब लोगों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस आधी रात के वक्त निशिपुर गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई बस सूरज को दूल्हा बनाकर विदा कर देना चाहता था। मर्दों के साथ साथ औरतों के बीच भी खुसफुसाहट चालू हो गई थी कि हमारे गांव के मर्द उस मंडोले का चुड़ैल की भूख का जाने कब तक शिकार बनते रहेंगे, कब जाकर उसकी प्यास बुझेगी और वो मर्दों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बंद करेगी। उधर घोड़े पर बैठा दूल्हा बना सूरज पसीने से लथपथ था। वो चीखते हुए बोल रहा था, छोड़ दो ना मुझे तुम लोग, आखिर कब तक ऐसे सबको भेज भेज कर उसकी भूख मिटाते रहोगे। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे आगे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। ये बोलते बोलते सूरज का गला भर आया था, लेकिन गांव वाले उसे घोड़ी पर से उतरने नहीं दे रहे थे। एक तरफ से रमेश ने उसके पैर पकड़े तो दूसरी ओर से विकास ने। कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। रात के 2 बजे अंधेरे में पूर्णिमा की चांद की रोशनी में सभी लोग सूरज को घोड़ी पर बैठाए हुए थोड़ी ही देर में उस खंडहर वाली हवेली के पास पहुंचते हैं। भीड़ से एक आदमी ने कहा, सुनो, तुम लोग जाकर उस दरवाजे को धक्का देकर खोलो और हाँ, सूरज के अंदर जाते ही एकदम बंद कर देना। और मुकेश, हरीश, तुम लोग जरा सूरज को घोड़ी से नीचे उतारो, तुम्हें जबरदस्ती उतारना पड़ेगा, ऐसे नहीं उतरेगा वो। और सबने इसे मानते हुए सूरज, जो कि अंदर नहीं जाना चाहता था, उसे खींचते हुए घोड़ी से नीचे उतार दिया। सामने उस खंडहर नुमा हवेली का एक बड़ा सा लोहे का गेट था, जिसे देखकर लग रहा था कि कोई भी उसके भीतर कभी गया न हो। पूरी हवेली और उसके दीवार झाड़ियों और लत्तियों से ढकी हुई थी और हर तरफ जाले लगे हुए थे। अगले ही पल सब लोगों ने सूरज को उस दरवाजे के अंदर धकेल दिया। सूरज हड़बड़ाते हुए कुछ कहता, कुछ करता, उससे पहले दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो चुका था। गांव वाले उस दरवाजे को खींचकर बंद करके वहां से भाग चुके थे। सूरज कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो अंदर ही अंदर कांपे जा रहा था। उसका गला सूख रहा था। कभी वो अपने माथे से पसीना पोंछता तो कभी होठों पर जीभ फिराते हुए अपने मन के खौफ को धीमा करते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि उसे धीरे से किसी की आवाज आई, सूरज, ओ सूरज, कितनी देर लगा दी तुमने? उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। सूरज तेजी से उसकी ओर पलटा और अगले ही पल उसके सामने जो कुछ था वो सूरज की सोच से परे था। और अगले ही पल सूरज गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। ये बोलते हुए सूरज न जाने कितनी बार मंडोलिका के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर चुका था, पर मंडोलिका की अजीब मुस्कान से साफ था कि आज वो सूरज को किसी कीमत पर छोड़ने नहीं वाली। और अगले ही पल सूरज ने महसूस किया कि पूरे कमरे में एक तेज खुशबू फैल गई है। मंडोलिका कोई आम सा दिखने वाला चेहरा नहीं, बल्कि एक बेहद हसीन सा दिखने वाला जादू था। उसकी पतली कमर और खुले रेशमी बालों के बीच उसके शरीर का जितना भी हिस्सा खुला हुआ था, उसके आकर्षक शरीर की बनावट को दिखाने के लिए काफी था। उसके उभार पर कसे कपड़े पर लगा एक खास रत्न उसकी सुंदरता और चमक को बढ़ा रहे थे। उसकी गहरी काजल वाली आंखों में
एक अजीब सी शारीरिक संबंध बनाने की लालसा पसरी हुई थी। और तभी वो सूरज के करीब आते हुए बोली, आखिर कब तक दूर से निहारोगे सूरज, करीब आओ। इतना सुनते ही सूरज ने तेजी से अपने कदम थोड़े पीछे कर लिए। पर यह बात मंडोलिका को सहन नहीं हुई और उसने चीखते हुए कहा, क्यों तुम मर्दों को प्यार और सम्मान रास नहीं आता? और ये कहते ही मंडोलिका ने सूरज को अपनी ओर खींच लिया और अपने होठों को उसके होठों से मिला दिया। होठों के मिलते ही सूरज पर उसका खौफ बढ़ चुका था। वो इस मंजर को देखना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पर मंडोलिका बिना इस बात पर गौर किए कि सूरज बेमन से इस लम्हे में उसके साथ था, वो खुद ही हर पल को अंजाम दिए जा रही थी। और दूसरी ओर सूरज के लिए हर बढ़ता हुआ लम्हा खौफ पैदा कर रहा था। मंडोलिका के सीने से लिपटते ही सूरज का पूरा बदन सिहर गया। इसे देखते ही मंडोलिका जोर जोर से हंसने लगी और अगले ही पल उसने अपने बदन पर पहने सारे कपड़ों को उतार सूरज को अपनी बाहों में भर लिया। सूरज कुछ भी समझने की हालत में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मंडोलिका उसके बदन के साथ खेल रही थी, सूरज का मन न चाहते हुए भी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। पूर्णिमा की रात थी और चमकते चांद की रोशनी में मंडोलिका का हुस्न हर ओर जादू बिखेर रहा था। उसका अंग अंग दमक रहा था और उसके इसी हुस्न के आगे सूरज अब हार रहा था और धीरे धीरे खुद को मंडोलिका के आगे सौंपने को मजबूर हो चुका था। वो न चाहते हुए भी मंडोलिका में डूब रहा था। मंडोलिका सूरज के पूरे बदन को चूमे जा रही थी और सूरज भी उसके होठों के जादू में खोने लगा था। पर रात के इस तीसरे पहर बीतते बीतते मंडोलिका और सूरज जैसे ही एक दूसरे में खोए, मंडोलिका अचानक ही जोर जोर से चीखने लगी और मंडोलिका के पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसका खूबसूरत गोरा बदन देखते ही देखते राख सा काला पड़ने लगा। अपने शरीर में बढ़ती जलन को महसूस करते ही मंडोलिका ने अगले ही पल सूरज को अपने ऊपर से धकेल दिया और चिल्लाते हुए पूछने लगी, कौन हो तुम? तुम कोई आम मर्द नहीं हो सकते। आखिर कौन हो तुम? सूरज, जिसे अभी अभी मंडोलिका ने अपने शरीर के ऊपर से धकेला था, वो अगले ही पल एक कुटिल मुस्कान के साथ बोल पड़ा, सच कहा तुमने, आम नहीं खास मर्द हूं मैं। और तुम्हें क्या लगा मैं वाकई में डर रहा था? नहीं, बल्कि मैं तो गांव वालों के सामने भी डरने का नाटक कर रहा था। तुम्हें तो शारीरिक संबंध बनाना है ना, तो आओ आओ मेरे पास। ये कहते ही सूरज ने मंडोलिका को अपनी बाहों में जकड़ लिया और दूसरी ओर मंडोलिका देखते ही देखते एक डरावनी चुड़ैल में बदलने लगती है। सोने सा दमकता हुआ उसका रूप और सुंदर चेहरा राख की तरह बदरंग होने लगा था और इस बीच मंडोलिका बार बार चिल्लाए जा रही थी, मुझे छोड़ दो मुझे। और धीरे धीरे उसकी चीखें अब शांत होने लगी थीं। गांव में जहां एक ओर मंडोलिका पर कहर की रात बीत रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ और लोग भी थे जो कुछ अलग करने के इरादे से गांव में घुसे थे। भाई सुन, ये काम आज रात ही करके निकलते हैं, ज्यादा दिन लगाना ठीक नहीं रहेगा। गांव में घुसते ही देखा ना कैसी बारात निकल रही थी। सचिन ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ते हुए कहा, हाँ कह तो तू ठीक रहा है, पर जरा गांव की एंट्री एग्जिट तो देख ले, सीधे सीधे मंदिर में ही थोड़ी ना घुस जाएंगे। और रही बारात की बात, तो क्या करना है उस अजीब सी बारात से? रोहित ने सचिन को जवाब देते हुए कहा। रोहित और सचिन दोनों बात करते हुए गांव के बीचों बीच से गुजर ही रहे थे कि किसी ने उन्हें आवाज दी, अरे भाई सुनो, कौन हो तुम लोग? पहले तो नहीं देखा तुम लोगों को इस गांव में।
सफेद धोती कुर्ता पहने और सिर पर बड़ा सा तिलक लगाए उस आदमी के कई सारे सवाल सुनकर दोनों एकाएक रुक गए और सचिन पलटकर बोला, वो मूर्ति सफाई करने आए हैं। ये सुनकर उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और वो बोल पड़ा, क्या मूर्ति सफाई? इस पर रोहित ने तुरंत दोनों को बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे हम वो पुरातत्व विभाग से आए हैं और प्राचीन महत्व की मूर्तियों के रखरखाव और उन पर रिसर्च की जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की है और हम वही करने आए हैं। ये सचिन मेरे साथ ही काम करता है, थोड़ा मस्खरा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाता है। ये सुनकर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह अच्छा, शहर से आए हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। मैं इसी गांव में रहता हूँ और मंदिर का पुरोहित भी हूँ। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। वैसे इतनी देर रात आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ठहरने का इंतजाम नहीं है तो आप लोग चाहें तो रात मेरे घर गुजार सकते हैं, सुबह होते ही अपना काम शुरू कर दीजिएगा। रोहित और सचिन झिझकते हुए पुरोहित की बात मानकर उनके पीछे पीछे घर की ओर चल दिए। कुछ ही देर बाद वो लोग पुरोहित जी के घर पहुंच गए। वहां रोहित ने थोड़ा सोचते हुए पुरोहित से पूछा, अच्छा पुरोहित जी, एक बात बताइए, बाकी सब तो ठीक है पर रात के 2 बजे हमें गांव के बाहर एक बारात दिखी जो बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि बारात नहीं हो बल्कि मातम हो। इसे सुनते ही पुरोहित जी के चेहरे पर एक खामोशी उतर आई और उन्होंने धीरे से कहा, तुम शहरी हो, तुम्हारा यकीन करना मुश्किल होगा। हमारे गांव में एक चुड़ैल का वास है जिसका नाम है मंडोलिका और हर पूर्णिमा की रात हमें इस गांव से एक मर्द को उस हवेली में मंडोलिका के पास भेजना होता है ताकि वो उस मर्द के साथ सुहागरात मनाकर अपनी भूख मिटा सके। ये बोलते हुए पुरोहित जी के चेहरे पर जहां गुस्सा उतर आया था, वहीं ये सुनकर रोहित को हंसी आ गई और वो बोल पड़ा, कौन सी सदी की बात कर रहे हैं आप पुरोहित जी? ये क्या मंडोलिका भूत चुड़ैल की बातें कर रहे हैं आप? मैं नहीं मानता इन सब बातों को। रोहित उठकर वहां से जाने ही वाला था कि पुरोहित जी बोल पड़े, हंसो मत रोहित, कल सुबह अपनी आंखों से देख लेना। सूरज जिसकी बारात निकली थी ना, कल उसकी लाश उस हवेली के बाहर आएगी। रोहित जो सो जाने के लिए उठा ही था, वो अचानक रुक गया और बोल पड़ा, क्या है मंडोलिका की कहानी? इस पर परेशान होते हुए पुरोहित जी ने रोहित को अपने पास बिठाते हुए कहा, सालों पहले की बात है रोहित। मंडोलिका के कहर से गांव के मर्दों को आजाद करने के लिए एक तांत्रिक ने हमारी मदद की थी। उन्होंने ही उस चुड़ैल को हवेली के अंदर अपनी तंत्र विद्या से बांधा था ताकि वो गांव में ना घूम सके। लेकिन क्या पुरोहित जी? रोहित ने उत्सुकता से पूछा। इस पर उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, वो सदा के लिए उसे नहीं बांध पाए। वो हर पूर्णिमा की रात के तीसरे पहर में बाहर आकर एक साथ कई मर्दों का शिकार कर सकती है और हमने इसे रोकने के लिए आपस में ही तय कर लिया कि हम हर महीने पूर्णिमा की रात के दूसरे पहर के खत्म होने से पहले और तीसरे पहर के शुरू होने से पहले गांव से या कहीं से भी एक मर्द भेजकर मंडोलिका की भूख को शांत कर देंगे, जिससे उसे हवेली में ही रोककर रखा जा सके ताकि अगली पूर्णिमा तक शांति बनी रहे। ये सुनते ही रोहित चुप हो गया और बिना कोई सवाल पूछे वहां से चला गया। कुछ ही घंटे बचे थे सुबह होने में और रोहित नींद की आगोश में था, पर वो आज भी नींद में बार बार चौंक रहा था। नींद में कभी उसका गला तो कभी उसके होठ सूख रहे थे। उसकी आंख जरूर सोई थी, पर दिमाग में एक साथ वही सपने चल रहे थे जो वो कई सालों से देखता आ रहा था। सपने में उसे किसी गांव का मंदिर, हवेली, तालाब और न जाने क्या क्या लगातार दिखाई देते थे। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है मानो वो सदियों से इनसे जुड़ा हुआ हो
और ये सारी जगहें उसे पुकार रही हों कि अचानक रोहित की आंख झटके से खुल गई। वो पसीने से तरबतर था। रोहित बेचैन होता हुआ मन ही मन बोल पड़ा, आखिर कहना क्या चाहते हैं ये सपने मुझसे? क्यों इतने सालों से हर रात मुझे यही सपने आते हैं? हर बार वही जगहें, थक गया हूं मैं इन सब से। खुद से बोलकर रोहित की नजर उगते सूरज पर पड़ी तो वह उठ बैठा। तभी रोहित को गांव वालों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आकर देखा तो भीड़ इकट्ठी थी और उनमें से एक आदमी कह रहा था, जल्दी चलो, सुबह हो गई। नदी पार नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? सब तेजी से अपने अपने घरों से निकलकर चौराहे पर जमा हो गए और तेजी से हवेली के पीछे बहती नदी के उस पार जाने लगे। सब नदी किनारे पहुंचे ही थे कि सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। अरे ये तो जिंदा है। ये क्या दिख रहे हैं हम? ये जिंदा कैसे हो सकता है? पेड़ के नीचे और कोई नहीं बल्कि सूरज था, जिसे देखते ही कुछ लोग डरे पर अगले ही पल हिम्मत करके आगे बढ़े। तभी गांव के एक आदमी ने तेजी से सूरज की ओर बढ़ते हुए कहा, ये तो चमत्कार हो गया भाई लोग, हमारा सूरज जिंदा है। ये मंडोलिका के कहर से जिंदा बच गया। कुछ ही देर में गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि सूरज जिंदा है। मंडोलिका के साथ पूरी रात गुजार कर भी वो जिंदा है। और ये बातें सुनकर रोहित और सचिन भी तेजी से नदी के पास इसे देखने पहुंच जाते हैं, जहां गांव के लोग जमा हुए थे। सब सूरज को घेर कर बातें कर रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, काका, सूरज की सांसें तो चल रही हैं, पर आप लोगों ने देखा, ये कुछ बोल नहीं रहा। तभी एक और आदमी बोल पड़ा, अरे इसके जिंदा होने की खुशी में हम भूल ही गए कि इससे पूछें कि आखिर हुआ क्या। और ये सुनते ही एक और आदमी तेजी से झुका और सूरज को हिलाने लगा। अरे सूरज, बताओ भी, ये सब हुआ कैसे? क्या हुआ तुम्हारे साथ पिछली रात? पर वहां मौजूद सब लोगों ने महसूस किया कि सूरज के ठंडे शरीर में कोई हलचल नहीं थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव था। उसकी सांसें तो चल रही थीं, पर उसका शरीर एक जिंदा लाश बन चुका था। सब लोग ये मंजर निहार रहे थे कि तभी किसी ने बोला, इसे वैद्य के पास ले जाते हैं, इसका इलाज कराना होगा। सचिन और रोहित भी वहीं खड़े सब देख रहे थे कि तभी अचानक सचिन का फोन बजता है और वो रोहित की ओर इशारा करता है। जरूरी फोन है, मैं बात करते करते ठिकाने पर पहुंचता हूं, तू भी जल्दी पहुंच, फालतू के ड्रामे में मत फंस। धीरे धीरे वहां भीड़ कम होती गई और आखिर में रोहित भी वहां से निकलने लगा कि पलटते ही उसकी नजर हवेली पर पड़ी। वह हवेली देखकर चौंक गया और बोल पड़ा, ये तो वही हवेली है जो हर बार मेरे सपने में आती है। अंदर घुसने पर वह इधर उधर देखता है और उसका सर चकराने लगता है। अपने आप को संभालते हुए जैसे ही बाहर निकलता है, कुछ कदम पर उसे मंदिर दिखता है, जिसे देख के वह समझ नहीं पाता कि उसका क्या रिश्ता है इस गांव से। सोचता हुआ रोहित पुरोहित के घर आता है तो सचिन उसे बताता है कि उसे एक जरूरी काम से अभी जाना होगा और काम खत्म होते ही वो वापस आ जाएगा। इन सब चीजों में शाम भी हो गई और अंधेरा होते ही रोहित अपने काम के लिए पुरोहित के घर से निकल गया। उसे मंदिर के आसपास के इलाके को देखना था ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके। वो थोड़ी दूर ही चला था कि उसने देखा सड़क पर राख बिखरी हुई है। राख को देखकर रोहित को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो उस बिखरी हुई राख को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता गया। तभी उसे किसी की आवाज आई। रोहित ने पीछे पलटकर देखा, सामने एक सांवली सलोनी सुंदर सी लड़की खड़ी थी। वो लड़की बोली,
क्या हुआ रोहित, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर रोहित एकदम ठहर गया। रोहित ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, तुमने अभी मुझे मेरे नाम से पुकारा, कैसे जानती हो तुम मुझे, और तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरा नाम नित्या है, इसी गांव की हूं मैं। और रही बात तुम्हारी, तो इस गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है। कौन आता है, कौन जाता है, सबको सब पता होता है। रोहित नित्या के होठों से निकले एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा था और साथ ही मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि नित्या के व्यक्तित्व में कुछ था जो रोहित महसूस कर बार बार सुनना और देखना चाह रहा था। नित्या से कुछ और पूछने को था नहीं, इसलिए रोहित ने बातों को मोड़ते हुए कहा, वैसे तुम्हारे गांव में सब पागल ही हैं क्या? आखिर चल क्या रहा है यहाँ? मंडोलिका को तो सब जानते हैं, मगर कोई असली कारण नहीं जानता उसके यहाँ होने का। कब कैसे वह यहाँ आई, ये जवाब किसी के पास नहीं है। क्या है इस मंडोलिका की असली कहानी? ये सुनते ही नित्या उसके थोड़ा करीब आ जाती है और बोल पड़ती है, मुझे पता है मंडोलिका की सच्चाई, सुनना चाहोगे? और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। रोहित, जिसे अब सच में जानना था कि आखिर क्या है मंडोलिका की कहानी, रोहित धीरे धीरे नित्या के पीछे चलने लगता है कि तभी रोहित की नजर शमशान घाट पर पड़ती है। वहां किसी की चिता धू धू कर चल रही थी। रोहित जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे उस चिता पर किसी की आकृति नजर आती है। उसे देखते ही रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि चिता पर बैठी हुई वो लड़की जैसी प्रतीत हुई। हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की भयंकर आग के बीच भी ना चीख रही थी, ना चिल्ला रही थी। ये देख रोहित घबराया हुआ जलती चिता पर बैठी लड़की को बचाने जैसे ही दौड़ता है, अचानक वो लड़की और जलती हुई चिता दोनों गायब हो चुके होते हैं। हैरान रोहित जैसे ही पलट के नित्या को देखता है, नित्या भी वहां से गायब हो चुकी होती है। आखिर क्या था जलती चिता और उस पर बैठी लड़की का राज, और कहां गायब हो गई नित्या? क्या है मंडोलिका की कहानी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।